पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। आज हम पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या अपनी अवस्थाओं को बदलते भी हैं, जैसे क्या ठोस द्रव में, द्रव ठोस में या द्रव गैस में आपस में बदलता भी है क्या? तो जवाब है हाँ। इसका उदाहरण हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिल जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये जब पदार्थ की अवस्थाएं एक दूसरे में बदलती हैं तो इनके अणुओं के बीच में क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे कोई द्रव ठोस में बदल जाता है या कैसे कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इसके जो कारण है वह 3 हैं। पहला कारण है कि ऐसा तब होता है जब ताप में परिवर्तन होता है, दूसरा कारण है जब दाब में परिवर्तन होता है, और एक तो ऐसी अवस्था होती है जब बिना किसी ताप या दाब में परिवर्तन के ही अवस्था बदल जाती है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि जब ठोस द्रव में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे यहाँ हम देख रहे हैं गलना कहते हैं। गलना, ठोस जब द्रव में बदलता है तो उसे गलना कहते हैं, और द्रव जब ठोस में बदलता है तो उसे जमना कहते हैं। इसी तरीके से द्रव जब गैस में बदलता है तो उसे वाष्पन कहते हैं, और गैस जब द्रव में बदलती है तो उसे संघनन कहते हैं। ऐसे ही ठोस कभी कभी बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, सीधे गैस में बदल जाता है। यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और गैस कभी कभी बिना द्रव में बदले ठोस में बदल जाती है। इसे निक्षेपण कहते हैं। अब इस अवस्था परिवर्तन में जब हम ताप का प्रयोग करते हैं तो ताप करता क्या है। तो ताप सबसे पहले क्या करता है कि वस्तु के अणुओं की ऊर्जा को बदल देता है। इससे क्या होता है, इससे जो अणुओं की गति होती है वो बदल जाती है, और उनका जो आणविक दूरी का संबंध होता है, आणविक दूरी होती है, वो बदल जाती है। इन तीनों चीज़ों के बदलने से, अणुओं की ऊर्जा बदलने से, अणुओं की गति बदलने से और अणुओं के बीच की दूरी बदलने से पदार्थ की व्यवस्था बदल जाती है, अणुओं की व्यवस्था बदल जाती है, और फिर अणु एक नई व्यवस्था में व्यवस्थित होकर के नए पदार्थ की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अब अगर ताप बढ़ाया जाए, ताप परिवर्तन किया जाए तो उसकी 2 अवस्थाएं हो सकती है। एक तो ताप बढ़ेगा या ताप घटेगा। तो जब ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, तब अणुओं की ऊर्जा, आणविक गति और आणविक दूरी बढ़ेगी। अर्थात ताप का संबंध इन गुणों से सीधा होता है, यानी कि समानुपातिक होता है, जबकि जो उनका अणुओं के बीच का आकर्षण बल होता है ताप बढ़ाने पर घट जाता है। अर्थात ताप का संबंध आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ताप परिवर्तन अणुओं की व्यवस्था को कैसे बदलता है और कैसे एक पदार्थ
दूसरे पदार्थ की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अवस्था परिवर्तन का दूसरा कारक है दाब परिवर्तन। हम दाब बढ़ाकर भी अणुओं को नज़दीक नज़दीक ला सकते हैं और यही काम हम ताप कम करके भी करते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र 1.8 में दिखाया गया है कि पिस्टन से दाब को बढ़ाया जा रहा है और तब उसका आयतन कम हो रहा है, जिससे उनके अणु काफ़ी नज़दीक नज़दीक आ जा रहे हैं। तो इस तरह से दाब परिवर्तन करके भी हम पदार्थों की अवस्था को बदलते हैं। ऐसे ही दाब बढ़ाकर हम गैस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं, में बदल देते हैं, उसकी अवस्था परिवर्तित कर देते हैं। और इस प्रकार जो दूसरा कारण है दाब परिवर्तन, वह भी अवस्था परिवर्तन करता और कैसे करता है आप यहाँ समझ सकते हैं। तीसरा एक कारक है, एक व्यवस्था है, जब हम न ताप में परिवर्तन करते हैं न दाब में परिवर्तन करते हैं और फिर भी अवस्था परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें एक ही अवस्था बदलती है, वह होती है जल का वाष्पीकरण। जल का वाष्पीकरण सिर्फ यही हो सकता है जब हम कुछ न परिवर्तित करें तो सिर्फ यही होता है, जल का वाष्पीकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाष्पन की जो क्रिया है ताप और दाब में बिना बदलाव के भी होती है। यह क्रिया पानी की सतह से हमेशा होती रहती है और जल वाष्प में बदलता रहता है। अब इस क्रिया के दर को हम कारक प्रभावित करके दर को बदल सकते हैं। जैसे सतह का क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। सतह का क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो जल के वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। तापमान में वृद्धि कर दे तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। वायु की गति अगर बढ़ा दें तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ा दी जाए तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। तो इस प्रकार देखें तो सतह का क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि और वायु की गति का सीधा संबंध वाष्पन की दर से होता है, जबकि वायुमंडल की आर्द्रता का संबंध वाष्पन की दर से व्युत्क्रमानुपाती होता